मेरे प्रिय मित्रों, हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। वर्णमाला, ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से, हिंदी से रिलेटेड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख कंठ ध्वनियाँ हैं, अर्थात जो केवल कंठ से बोली जाती हैं, न तो उसमें जीभ का, न तो उसमें दांत का, न तो उसमें होठ का प्रयोग किया जाए, तो केवल कंठ से आवाज निकले क ख, तो ये कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य अर्थात जीभ के ऊपर, जीभ आप ऊपर ले जाइए, यू टर्न टर्न में मोड़िए और उसके बाद दांत के ऊपर खुरदुरा वाला भाग है, खुरदुरा वाले भाग के और ऊपर जो चिकना वाला भाग है उसे मूर्धा कहते हैं, अर्थात ट ठ ड ढ। तो ड और ढ ये जो है यह है आपका मूर्धन्य व्यंजन है। सी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष, अघोष, घोष, दो प्रकार के अर्थात व्यंजन होते हैं। तो प्रारंभ का क ख एक घोष व्यंजन हो गया, फिर आगे जो है वो आपके ये इधर प्रारंभ के अघोष हो गए और बाद वाले घोष हो गए, अर्थात प्रारंभ में जो आप लोग देखते हैं कि क और ख ये अघोष हैं और उसके बाद ग घ अंग ये घोष हैं या सघोष हैं। तो ध्यान रखिए, ख च म ठ, तो क ख ये आपका अघोष हो गया, फिर च छ ये भी अघोष हो गया, फिर ध्यान रखिए ट ठ ये भी अघोष हो गया, म सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन क्या है? इय, अर्थात जो किनारे वाले 5 अक्षर होते हैं, अंग, इय, अण, न, म, ये नासिक व्यंजन होते हैं, तो नासिक व्यंजन इय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ए ऐ वर्ण कंठ तालव्य, अर्थात ये दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण दो होते हैं, अर्थात अंग और अह। ये स्वर में नहीं गिने जाते, आयोगवाह होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होते हैं भैया जो एक आधा और एक पूरा वही अक्षर दोनों एक साथ लगे हों, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो दिल्ली में ऐसा दिखाई दे रहा है, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स स स ह, स स स ह एक कैसे व्यंजन है? तो ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात हमारा 10 नंबर में सी नंबर सही हो जाएगा, अर्थात संघर्ष। इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, तो निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ ख और ग हैं। कौन है? ख और ग हैं, जो अरबी से ली गई हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ अरबी फारसी से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण कौन है? अल्प प्राण, अल्प प्राण वो ध्वनियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे क जिसमें हवा कम लगती है,
उसे अल्प प्राण, जिसमें हवा बाहर ज़्यादा आती है उसमें महाप्राण, और जिसमें कम आती है वे अल्प प्राण होते हैं। जैसे क क्या है? अल्प प्राण है। ख ज़्यादा हवा निकली तो महाप्राण है। ग अल्प प्राण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्प प्राण पूछा गया है तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण, तो इस समय यह वर्ण जो है जिसको पहले झ कहा जाता था, ये अमानक वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो जैसे मैंने बताया कि अगर नीचे फुल नीचे बिंदी लगी हो तो वे ध्वनियाँ अरबी फारसी से ली गई हैं। कहाँ से ली गई भैया? अरबी फारसी से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52 है। हिंदी में मूलतः वर्ण 52 होते हैं। अगला क्वेश्चन, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ जो ध्वनि जो है वो किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि जो है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। छ किससे किससे? क और स से। क और स से, तो छ बन गया। तो यह किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का वर्ण, जैसे मैंने बताया कि किस क्रम के बाद आता है, तो यह क के बाद आता है। किसके बाद आता है? क के बाद। यह पूछा भी जा चुका है, मैंने जैसे बताया क प्लस स, तो क के बाद आता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण, तो यह दो अक्षरों से मिलकर बना है, ज और य से। ज और बी नंबर सही हो जाएगा। ज्ञ जो बनता है ज और य से बना है। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? मैंने जैसे बताया कि अघोष सघोष दो होते हैं। अघोष कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो है वो अ ज च छ ज ह स, अघोष वर्ण जो है वह ज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ज। बी नंबर सही हो जाएगा। अघोष वर्ण बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान जैसा बताया गया, क ख ग घ अर्थात कंठ है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त मतलब दो व्यंजन से मिलकर बना हो, तो ग ज और य से। किससे किससे बना है? ज्ञ ज और य से। ज्ञ ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत में भैया हमने बताया कि त थ द ध न, तो दंत नहीं है। तो दंत कौन सा नहीं है? ट नंबर। ट नंबर जो है वो क्या है? मूर्धा है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर में जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत।
जिन शब्दों के अंत में आ आता है आकारांत, जिस शब्दों के ई आती है इकारांत, जिस शब्दों के बड़ी ई आती है ईकारांत, जिस शब्द में ऊ आता है उकारांत। तो 6 वर्ण किसके योग से बना है? अभी मैंने ऊपर बता दिया, क और स से। 6 जो बना है क और आधा क और स से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर जो होते हैं वो कुल 11 हैं। कितने हैं? 11। कहीं कहीं 13 भी रहता है, इसको भूल मत करना। अ और अह, अंग और अह जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं, वो स्वरों में नहीं गिने जाते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो कौन नहीं है स्वर? खूब अच्छी तरह जान रहे हो। प्रारंभ के तीनों है, डी नंबर इया नहीं है। यह क्या है? अनुनासिक है, नाक से बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्गीय नहीं है? अरे भाई, ट ठ ड ढ अण खूब पढ़े हो, घ नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की कितनी संख्या है? व्यंजनों की 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर ध्यान रखिएगा, तो पश्च स्वर जो है वो हो जाएगा आ नंबर, अर्थात आ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर आ, अर्थात अग्र स्वर पश्च स्वर दो होते हैं, अग्र स्वर में छोटा और इसमें बड़ा। अब निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? तो अयोग यहाँ क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग जो होता है वो अयोगवाह होता है, अनुस्वार और विसर्ग। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान, 6 ध्वनि का जो उच्चारण था, जैसे मैंने बताया कि क ख ग घ अंग कंठ से हो गया, च छ ज झ य ये तालव्य से बोले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? तालव्य। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है भैया, कौन सा? स जो है ये आप जानते हैं, छ भी क और स से बनाया जाता है, तरह त और र से, य ज और इ से। तो स हमारा तालव्य व्यंजन है, तालव्य च छ ज झ। अगला य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य र ल व जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। क्या कहा जाए? अंतस्थ व्यंजन। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध नाक से होता है, अर्थात नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से। भाई, नाक से तो कोई बोल नहीं देगा, नाक और मुंह दोनों लगाना पड़ेगा। अनुनासिक व्यंजन से कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वह कौन से होते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि अनुनासिक व्यंजन सभी वर्ग का 5वां अक्षर, अर्थात य अंग अण अण न म, तो वर्ग का 5वां अक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर जो हैं वो बेटा 11 हैं। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ और ओष्ठ दोनों का, तो औ, अ और उ, अ कंठ से हो गया, औ ना, तो ओष्ठ से, अर्थात होठ को भी मिलाना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, औ। तो औ हो गया। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों, भाषा कैसे निर्माण की इकाई जो होती है, पहले ध्वनि ध्वनि निकलती है, फिर शब्द बनता है, फिर पद बनता है, फिर वाक्य बनता है, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान का के आधार पर कंठ से लेकर मुख्य विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, कंठ, फिर तालव्य, फिर वर्ष, फिर दंत, फिर ओट्स। कंठ, तालव्य, वर्ष, दंत, ओट्स। अगला क्वेश्चन है,
प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का की ध्वनि है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो प्रयत्न के आधार पर जो ल है वो पार्श्विक ध्वनि है। कौन सी? पार्श्विक ध्वनि। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म अघोष है? मैंने जैसे बताया कि पहले अघोष फिर सघोष, तो कौन सा युग्म अघोष है? तो ध्यान रखिए, प और फ, प और फ, क्योंकि उसके बाद यही आपका अघोष है, बाकी जितने भी हैं सब सघोष हैं, सब 2 अक्षर के बाद आते हैं, 2 अक्षर के बाद। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो हिंदी शब्द कोश में सबसे अंत में आएगा, तो ध्यान रखिएगा, क्लीव। क्लीव जो है वो हिंदी शब्द के सबसे अंत में आएगा। निम्नलिखित में से विवृत स्वर है, विवृत स्वर अर्थात जिसको बोलने से गोला टाइप बन जाता है होठ, आ, विवृत स्वर है। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण कौन कौन सा है? जो ताल से बोला जाता है, अर्थात दांत के ऊपरी भाग जो खुरदुरा वाला भाग है उससे बोला जाता है। तो कौन कौन है? ध्यान रखिए, च भी बोला जाता है और ज भी बोला जाता है, अर्थात पहला और चौथा। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो च का च छ ज झ, अर्थात क नंबर हमारा सही हो जाएगा। क नंबर जो है वो तालव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हिंदी के जो अनुनासिक व्यंजन हैं उनकी संख्या 5 है। जैसे मैंने बताया, इ, अंग, अण, न, म। अगला है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो ध्यान रखिए बेटा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है वो झ होती है। निम्नलिखित में से अर्धवृत्त स्वर हैं, अर्थात आधा ही होठ गोलाकार बनता है, वह कौन से हैं? तो ए और ओ, ए और ओ। तीसरा नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई बेटा ध्यान दीजिए, शब्द को माना जाता है, क्योंकि ध्वनि उसके बाद, ध्वनि तो हम लिख नहीं सकते, ध्वनि तो निकलती है हमारे मुंह से, जब उसको हम लिख देते हैं तो शब्द बन जाता है। अगला, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? वह है शब्द। लघुत्तम इकाई शब्द है और उसके बाद सबसे छोटी इकाई भी शब्द है अर्थ व्यक्त करने वाली। अगला, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है, तो कौन? लृ। इसको देवनागरी वर्णमाला के सारणी में मानकीकृत अर्थात स्वीकृत नहीं किया गया। देवनागरी लिपि के विकास में क, ख, ज आदि ध्वनियां आई हैं। किसमें आई हैं बेटा? संस्कृत से। क, ग और ज देवनागरी लिपि के विकास में ये जो तीनों ध्वनियां हैं वो कहाँ से आई हैं? वो आई हैं संस्कृत से। किससे आई हैं? संस्कृत से। अगला क्वेश्चन है, पक्षी में कितने व्यंजन हैं, वर्ण हैं? पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो पक्षी में 3 व्यंजन वर्ण हैं, क्योंकि प, क, स अर्थात 3 व्यंजन वर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं, अर्थात जिसमें ज्यादा वायु निकलती है भैया, महाप्राण ध्वनियां, तो कौन कौन है? ढ और ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनियां हैं, तो अघोष महाप्राण ध्वनि है वो कौन है? अघोष, ख। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा,
57 नंबर देखें, निम्नलिखित में से मुख एवं नासिका दो उच्चारण स्थान वाले द्वितीय वर्ण के द्वितीय स्थानीय वर्ण है, द्विस्थानीय वर्ण है, वो कौन है? पंचमाक्षर। मुख और नासिका जो अनुनासिक बताया गया वो पंचमाक्षर है। निम्नलिखित में से वर्ण को केंद्रीय हिंदी निदेशालय के मानक वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन का स्थान प्राप्त है। किस वर्ण को क्षेत्रीय हिंदी निदेशालय के मानक वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन का स्थान प्राप्त है? वह है भैया इस ल को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? इन चारों में से हिंदी कोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो अंकन। कौन सा आएगा? अंकन। ध्यान रखना, अंकन बाद में, अकंठ बाद में, अर्क बाद में, अंकन आएगा। हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है? तो 11वां व्यंजन कौन सा है हिंदी वर्णमाला में? तो ट है। 11वां व्यंजन कौन सा है? ट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है ना? यह गलत है। अगला क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां ये अनुस्वार कहलाती हैं। अगला, स्वर के बाद में आने वाली जो अंक और अह है ये अनुस्वार कहलाती हैं। अगला, पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो पंचांग उच्चरित ध्वनियों का लेखन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। यह बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। पंचांग, क्योंकि अंग में यह भी होना चाहिए बिंदी और यहाँ पर यह बिंदी नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो ब सघोष है, ऑप्शन नंबर बी। ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, ये गलत है, बाकी चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? द्वित्व का प्रयोग, तो द्वित्व व्यंजन यहाँ भी दिखाया गया है कि द्वित्व का प्रयोग जो है किस शब्द में नहीं हुआ है? तो कुत्ता इसमें हुआ है। देखो दोनों अक्षर वही हैं, त में दोनों अक्षर आधा और पूरा है और ग में दोनों अक्षर इसमें नहीं हुआ है, बलगा में नहीं हुआ है। नीचे, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? व में। किस में होगी? व में। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिए, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? तो उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मात्रा कहा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं। अर्थात ये जो होता है इसकी दो मात्राएं होती हैं, जो ऐसा लिखा जाता है उसकी दो मात्राएं होती हैं और हर स्वर में एक। अगला 69 नंबर, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा। ग जो होता है वो कंठ होता है। पहला नंबर ये काफी में है, कंठ है। उसके बाद स्पर्श है, ये भी सही है। इसके बाद क अघोष है, अघोष है। फिर अल्प प्राण क, ध्यान रखिएगा,
क जो है सॉरी ग उच्चारण ग व्यंजन की सही सॉरी ग पूछा है भैया, तो कंठ है, स्पर्श है और सघोष है और अल्प प्राण है, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो प्रिय भाइयों, बस यहीं से इसके आगे हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। धन्यवाद।